Good morning, students. My name is Raghuveer and welcome back to my channel English with Raghuveer sir. बेटा हम आज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, कि हम इंग्लिश ग्रामर को कैसे सीख सकते हैं। तो बेटा जिन बच्चों का इंग्लिश का कंसेप्ट अच्छा नहीं है, जिनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, तो हम इंग्लिश को दो फ्रेज में पढ़ेंगे। पहला फ्रेज रहेगा बेसिक का, दूसरा रहेगा एडवांस का। पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और बड़े आसानी से पढ़ेंगे। जो सारे रूल्स रेगुलेशन है इंग्लिश के जितने भी, बड़े आसानी से पढ़ेंगे। जो भी रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा पेज में लिखे हुए हैं, हम सारे जो कंसेप्ट हैं, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच के हो, चाहे टेंस के हो, चाहे पैसिव हो, चाहे नरेशन हो, चाहे आर्टिकल हो, कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो, उसको हम केवल रूल्स रेगुलेशन कम से कम 1 पेज पे ही ख़त्म करेंगे। 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे। 1 पेज के अंदर ही उन सारे रूल्स रेगुलेशन को लिखाकर आपको आपके माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो आज जब भी हम कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, एक सेंटेंस। जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। पैसिव पढ़ेंगे उसमें एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। नरेशन पढ़ेंगे उसमें एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यानी बनाना एक सेंटेंस ही पड़ता है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस के बारे में सीखना है। यानी ग्रामर के टॉपिक पर जाने से पहले हमें बेसिक चीज़ें सीखनी है। और बेसिक चीज़ें क्या है कि हमें एक सेंटेंस बनाना होता है। तो हम पहले एक सेंटेंस की तैयारी करेंगे कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, एक सेंटेंस बनता कैसे है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश सीखने का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, इंग्लिश सीखते वक्त सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि हाउ टू मेक ए सेंटेंस। यानी पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, हाउ टू मेक ए सेंटेंस, कि हम एक सेंटेंस कैसे बनाएं। तो बेटा सेंटेंस बनाने की एक जर्नी होती है। सेंटेंस बनाने के लिए एक जर्नी से होकर गुजरना पड़ता है। सेंटेंस को बनाने का वे होता है कि सेंटेंस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बेटा लेटर। सेंटेंस की सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है, लेटर। लेटर से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज। और फ्रेज से क्या बनता है, सेंटेंस। फ्रेज से क्लोज बनता है बेटा, क्लोज। फ्रेज से क्लोज बनता है और क्लोज से क्या बनता है, सेंटेंस। फ्रेज से क्या बनता है, सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिस जर्नी से हमें होकर गुजरना पड़ता है वो जर्नी है कि सबसे पहले लेटर आएगा, लेटर के बाद वर्ड आएगा, वर्ड के बाद फ्रेज आएगी, फ्रेज के बाद क्लोज आएगी, क्लोज के बाद सेंटेंस आएगी। यानी सेंटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, लेटर। और फिर बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक आते हैं, सेंटेंस में। आपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर फ्रेज और क्लोज पढ़ा होगा और आपको इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया होगा। लेकिन ये जो फ्रेज और क्लोज हैं वो किसका पार्ट है, सेंटेंस का ही पार्ट है। हम आज इनके बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर। अब लेटर क्या होते हैं बेटा, लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट। क्या होते हैं, लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट। लेटर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। और अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेट होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बेटा ये अल्फ़ाबेट होते हैं। ये क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट होते हैं। यानी अब मैं, कई स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्लियर। अब कई बच्चे ये समझते हैं, कई स्टूडेंट को ये पता है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। तो ऐसा नहीं है बेटा, अल्फ़ाबेट होता है केवल एक। चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, अल्फ़ाबेट होता है केवल 1। अल्फ़ाबेट होता है केवल 1।
लेकिन इसमें लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, जो क्या होते हैं लेटर्स, वो होते हैं 26, जो तुम्हारे सामने ये लिखे हुए हैं। अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं 26, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अल्फ़ाबेट कितना होता है 1। अब लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, इस लेटर्स में बेटा कुछ तो होते हैं वोवल, कुछ तो क्या होते हैं वोवल, और कुछ क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, कुछ क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। अब वोवल को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, वोवल को हिंदी में कहेंगे स्वर, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहेंगे व्यंजन, क्या कहेंगे व्यंजन। तो वोवल, इन लेटर्स में से कौन कौन से लेटर वोवल हैं, अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं इनमें कौन कौन से वोवल हैं, तो बेटा वोवल हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यानी जिनको मैंने गोला किया है वो वोवल हैं। तो वोवल कितने हो गए 5, और 26 में से बचे कितने 21, तो ये हो गए कॉन्सोनेंट। यानी वोवल तो कितने हो गए 5, कॉन्सोनेंट कितने हो गए 21। तो ये जो सेंटेंस की सबसे स्मॉल यूनिट है लेटर, वो कंप्लीट होती है। लेटर अल्फ़ाबेट का पार्ट है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 1 होता है, उस अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं 26 लेटर में से वोवल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। और वोवल कौन कौन से होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आपको लेटर समझ में आ गया होगा, लेटर इतना ही होता है, लेटर का जो कंसेप्ट होता है वो इतना ही होता है। इसको आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं वर्ड। जब हम इन लेटर्स को मिलाएंगे, तो इन लेटर्स को मिलाने से क्या बनेगा बेटा, वर्ड बनेगा। और वर्ड में क्या क्या होता है तो देखो, जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे लेटर्स से मिलकर मैंने बनाया राम। ये 1, 2, 3 लेटर से मिलकर एक वर्ड बन गया। मैंने कहा बॉय, ये भी एक वर्ड बन गया। मैंने कहा टॉय, ये भी एक वर्ड बन गया। मैंने कहा जयपुर, ये भी एक वर्ड बन गया। क्लियर। मैंने कहा गो, ये भी एक वर्ड बन गया। यानी एक से ज़्यादा लेटर होने चाहिए, यानी जो लेटर मैंने लिखवाए थे उन लेटर से एक से ज़्यादा लेटर होना चाहिए, उसको हम वर्ड कहेंगे। लेकिन वर्ड में भी बेटा क्या होना चाहिए, उस वर्ड का मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। अब मीनिंगफुल सेंस होगा तभी तो वो वर्ड कहलाएगा। अगर मैं लिख दूँ कोई वर्ड, मैंने ये लिख दिया, मैंने लेटर से बना के ये वर्ड लिख दिया, ये वर्ड मैंने लिख दिया, अभी कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर हम लेटर्स को मिला रहे हैं तो एक ऐसा वर्ड बनना चाहिए जिसका मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग ही नहीं हो, कोई अर्थ ही नहीं हो। तो वर्ड हम किसे कहेंगे, जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस हो और एक से ज़्यादा लेटर से मिलकर बने। और वो कोई सा भी वर्ड हो सकता है, दुनिया में जो वर्ड है, जैसे फ़ैन है, मार्कर है, मोबाइल है, ये सारे वर्ड हैं और इन एक वर्ड का कोई न कोई सेंस होना चाहिए। तो आर यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे वर्ड क्या होता है। लेटर के बाद में लेटर से मिलकर बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर क्या बनता है फ्रेज। यानी एक से ज़्यादा लेटर मिलकर क्या बनाएंगे, फ्रेज बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब बेटा हमने पढ़ लिया कि लेटर तो होते हैं ए से लेकर जेड तक। एक एक एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं। वर्ड में होगा एक से ज़्यादा लेटर मिलकर क्या बनाएंगे वर्ड। जैसे मैंने राम लिख दिया, गो लिख दिया, मैंने लिख दिया स्कूल लिख दिया, तो ये वर्ड बन गए। अब इन एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर क्या बनेगी, फ्रेज बनेगी। क्या बनेगी, फ्रेज। जैसे मैंने कहा, फ्रेज के लिए मैंने वर्डिंग लिखी इन द ईस्ट। जैसे मैंने लिखा इन द ईस्ट, मैंने लिखा एट नून, मैंने लिखा इन द ग्राउंड, मैंने लिखा इन द ग्राउंड, मैंने लिखा एट नाइट, एट नाइट, मैंने लिखा टू स्कूल, मैंने लिखा टू स्कूल। अब बेटा यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और वो कन्फ्यूज़न मैं आज आप सबका दूर करने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फ्रेज़ हैं,
ये सारे जो मैंने वर्डिंग लिखी है वो सारी फ्रेज़ है। तो हम फ्रेज़ का पता कैसे करेंगे सेंटेंस में कि ये फ्रेज़ है? तो बेटा सेंटेंस में फ्रेज़ का पता करने के लिए सबसे पहला जो रूल्स है वो ये है कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट, यानी फ्रेज़ में सब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा रूल्स क्या है कि फ्रेज़ में कोई वर्ब नहीं होगी। ज़्यादातर बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि फ्रेज़ में कोई वर्ब नहीं होगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रेज़ में मैं वर्ब की जगह मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। मैं फाइनाइट वर्ब के लिए बोल रहा हूँ कि फ्रेज़ के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। अब बच्चों का आपको सवाल ये होगा कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है? तो फाइनाइट वर्ब को हम वर्ब वाले पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको फाइनाइट वर्ब को एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड रूल क्या होगा फ्रेज़ का कि फ्रेज़ का मीनिंगफुल सेंस तो होगा, फ्रेज़ का सेंस तो आएगा, यानी इनका सेंस तो है इन द ईस्ट यानी पूर्व में, एट नून दोपहर में, इन द ग्राउंड मैदान में, एट नाइट रात में, और टू स्कूल स्कूल से स्कूल को। तो इनका कोई न कोई मीन्स तो है पर इनका कंप्लीट मीन्स नहीं है। यानी थर्ड रूल्स क्या होगा कि जो फ्रेज़ होगी वो इनकम्प्लीट सेंस देगी। क्या देगी? इनकम्प्लीट सेंस देगी, इनकम्प्लीट सेंस देगी। तो फ्रेज़ के लिए हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी सेंटेंस में हमको वर्डिंग मिलेगी एक ग्रुप के अंदर, यानी एक से ज़्यादा वर्ड होने चाहिए, तो उस वर्डिंग को हमें पहचानना है कि एक तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, नो सब्जेक्ट। दूसरा उसमें कोई वर्ब का यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन में कौन सा कि फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, तो नो फाइनाइट वर्ब। थर्ड ये है कि फ्रेज़ का कोई अर्थ तो निकलेगा, कोई सेंस तो आएगा, लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो थर्ड क्या है? इनकम्प्लीट सेंस होगा। क्लियर? ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ के बाद हम पढ़ते हैं क्लोज। फ्रेज़ के बाद क्या पढ़ते हैं? क्लोज। तो बेटा फ्रेज़ के अंदर जो कंसेप्ट मैंने बताया है वो ही कंसेप्ट क्लोज में होगा, लेकिन क्लोज में इसमें जो रूल्स में सिमिलरिटी है उन सिमिलरिटी में हम कुछ क्लोज को सिमिलरिटी में पढ़ेंगे और सेंटेंस को सिमिलरिटी में पढ़ेंगे। तो इसका हम पता कैसे करेंगे कि फ्रेज़ में, क्लोज में और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं इसको वापस यहाँ आगे की ओर लिख रहा हूँ, बड़ा गौर से देखना इन सारी चीज़ों को। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और सबको पैरेलल कंडीशन में लिखते हैं। देखो, लेटर और वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तीन को ही पढ़ेंगे। पहला है फ्रेज़, और फ्रेज़ से क्या बना? क्लोज, और क्लोज से क्या बना? सेंटेंस। सेंटेंस। अब देखो इन तीनों में क्या तो सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, इसको बात करेंगे। मैंने फ्रेज़ के बारे में पहला पॉइंट बनाया कि फ्रेज़ जो होगी उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, नो सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बनाया? नो फाइनाइट वर्ब, नो फाइनाइट वर्ब, नो फाइनाइट वर्ब। थर्ड जो होगा वो ये होगा कि फ्रेज़ कोई सेंस तो देगी पर वो सेंस इनकम्प्लीट होगा, यानी इनकम्प्लीट सेंस होगा, इनकम्प्लीट सेंस होगा। आज के बाद फ्रेज़, क्लोज और सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये तीन चीज़ें तो हमें फ्रेज़ के बारे में याद रखनी है। क्लोज के बारे में याद क्या रखना है कि बेटा क्लोज के टाइप्स होते हैं, जैसे डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। लेकिन हमको अभी केवल इतना गहरे में नहीं जाना, हमें केवल सेंटेंस में ये पता लगाना है कि कौन सा तो फ्रेज़ है, कौन सा क्लोज है, कौन सा सेंटेंस है, बस ये पता लगाना है। अभी हमें इतनी गहराई में नहीं डूबना है, केवल हमें शुरुआत की चीज़ें पता करनी है। अब हम बात करते हैं क्लोज की। तो क्लोज में क्या होगा बेटा? यहाँ फ्रेज़ में सब्जेक्ट नहीं है तो क्लोज में सब्जेक्ट होगा, क्लोज में सब्जेक्ट होगा। टू यानी क्लोज क्या लेगी? सब्जेक्ट लेगी, टू टेक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। यहाँ है कि कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, यहाँ वर्ब होगी, टू टेक वर्ब।
यानी क्लोज क्या लेगा, वर्ब भी लेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फ्रेज का इनकम्प्लीट सेंस होगा, तो बेटा यहाँ कंप्लीट सेंस होगा, कंप्लीट सेंस भी होगा और इनकम्प्लीट सेंस भी होगा, यानी इसमें दोनों होंगे कि आपको क्लोज के अंदर कंप्लीट सेंस भी मिलेगा और इनकम्प्लीट सेंस भी मिलेगा। वो अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। अब आ जाओ सेंटेंस में। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, यानी सेंटेंस क्या लेगा, टू टेक सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लेगा। अब जब सब्जेक्ट लेगा तो फाइनाइट वर्ब भी लेगा, तो टू टेक फाइनाइट वर्ब, या वर्ब, सॉरी वर्ब लिख दो, फाइनाइट वर्ब क्या, वर्ब लिख दो, इसमें सब कुछ आएगा, चाहे फाइनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, रेगुलर, इर्रेगुलर, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट सब लेगा। ठीक है। इसके बाद देखो इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस है, इसमें कंप्लीट भी है इनकम्प्लीट भी है, लेकिन सेंटेंस जो होगा वो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा। कैसा देगा, कंप्लीट सेंस देगा। आज के बाद में ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। देखो नंबर फर्स्ट, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होगा, नो सब्जेक्ट। सेकंड, नो फाइनाइट वर्ब। थर्ड, इनकम्प्लीट सेंस, यानी फ्रेज कोई न कोई सेंस तो देगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। क्लोज में क्या होगा, फर्स्ट क्लोज सब्जेक्ट लेगा, सेकंड क्लोज वर्ब भी लेगा, नंबर थर्ड क्लोज का कंप्लीट सेंस भी होगा और इनकम्प्लीट सेंस भी होगा। इसी प्रकार हम सब्जेक्ट में जाते हैं। सब्जेक्ट में पहला पॉइंट क्या बनेगा, टू टेक सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा। दूसरा वर्ब भी लेगा। तीसरा वो कंप्लीट सेंस भी देगा। क्लियर। अब हम इन तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने फ्रेज लिखी, सबसे पहले मैंने फ्रेज लिख दी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने कहा ये फ्रेज है बेटा, इन द ईस्ट। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूँ, इन द ईस्ट। मैंने लिखा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। मैंने लिखा एट नून, एट नून। मैंने लिखा इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब पता करो बेटा इन सेंटेंस में, यानी ये एक तरह से ये है तो फ्रेज, पर इन वर्डिंग में देखो कि सब्जेक्ट है क्या, इन द ईस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है। नो फाइनाइट वर्ब, कोई फाइनाइट वर्ब नज़र आ रही है आपको, नहीं आ रही है। तीसरा इनकम्प्लीट सेंस, यानी सेंस तो होगा इसका कुछ न कुछ लेकिन इनकम्प्लीट होगा, यानी आप बोलोगे तो कंप्लीट नहीं दे। जैसे मैंने कहा ऑन द टेबल, टेबल पर, जैसे मैंने कहा ऑन द टेबल। अब आप किसी से बोलो जाके कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो वो आपको कहेगा भाई टेबल पे है क्या। तो आपको इसके आगे कुछ ऐसी वर्डिंग जोड़नी पड़ेगी कि इस फ्रेज को जोड़ने पर उसका कंप्लीट सेंस हो जाए। वो भी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। आप जाकर किसी से भी कहो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, तो वो आपको पागल घोषित कर देगा कि आप पागल हो, आपको कुछ नहीं आता है। तो इन द ईस्ट के साथ हमें कुछ न कुछ ऐसी आगे वर्डिंग जोड़नी पड़ेगी ताकि ये इन द ईस्ट क्या दे दे, एक कंप्लीट सेंस हमको दे दे। ठीक है। तो हम अभी इसका पता करेंगे इन फ्रेज को कंप्लीट सेंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। देखिए गौर से। अब देखो बेटा ये अपन ने लिख दिया ना इन द ईस्ट, ये फ्रेज है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट ना फाइनाइट वर्ब है, ना ही इसका कंप्लीट सेंस था, नहीं था ना कंप्लीट, अपन इन द ईस्ट लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी इसके आगे हमने कुछ वर्ड और जोड़े और उन वर्ड को जोड़ने पर इसका कंप्लीट सेंस निकला कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ऑन द टेबल। जैसे मैंने लिखा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखो इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका भी कोई सेंस तो है पर कंप्लीट नहीं है। तो देखो इसमें ना तो सब्जेक्ट है, ना फाइनाइट वर्ब है और ना ही इसका कंप्लीट सेंस है। आप किसी से कहो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वो कहेगा तो पागल हो गया, क्या है ऑन द टेबल। तो आपको इसके आगे कुछ वर्डिंग जोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा माई बुक, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, कि जो मेरी बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर हैं।
तो यानी इस फ्रेज़ के आगे हमने ये वर्डिंग जोड़ी, तब जाकर इस फ्रेज़ का कंप्लीट सेंस हुआ। तो अब सेंस क्या बना, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, कि मेरी जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर हैं। तो मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज़ का कंप्लीट सेंस नहीं होता है, तो कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें उसके आगे कुछ न कुछ वर्डिंग जोड़नी पड़ती है। और बेटा ये पूरा जो वर्डिंग है, यानी पूरे वर्ड्स मिलकर एक क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सेंटेंस। और सेंटेंस की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने कि टू टेक ए सब्जेक्ट। तो बेटा देखो द सन सब्जेक्ट है कि नहीं है। मैंने लिखा टू टेक वर्ब्स, तो वर्ब है कि नहीं है। द सन राइजेज वर्ब है कि नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कंप्लीट सेंस। तो बोलो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, माई बुक सब्जेक्ट है कि नहीं है। माई बुक सब्जेक्ट है कि नहीं है। आर वर्ब है कि नहीं है, वर्ब। और तीसरा ऑन द टेबल, ये फ्रेज़ है, लेकिन ये पूरा मिलके एक वो नहीं दे रहा है क्या, अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है क्या, कि मेरी बुक्स टेबल के ऊपर है। क्लियर। तो आई होप आपको फ्रेज़ और सेंटेंस में सिमिलरिटी समझ में आ गई होगी कि फ्रेज़ के आगे हम कुछ वर्डिंग जोड़ेंगे, जब कंप्लीट सेंस होगा वो सेंटेंस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्लोज की, कि क्लोज क्या होता है। तो देखो बेटा गौर से समझना है। देखो बेटा क्लोज के दो टाइप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। अब इतनी डिफिकल्टी में हमें अभी नहीं जाना है, हमें बेसिक कंसेप्ट समझना है। हम इसके जो इजी नेम हैं उनको लेंगे। तो मैं ले रहा हूँ डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। क्लोज दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट डिपेंडेंट क्लोज, और सेकंड है इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज। अब गौर से देखो बेटा, जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है कि डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंड का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहना, निर्भर रहना। इंडिपेंडेंट क्लोज जो स्वतंत्र है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप अपने पिता के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है। तो आप पिता के ऊपर डिपेंड है, आप पिता के कहने पर ही सब कुछ करेंगे, अपने फादर के कहने पर ही सब कुछ करेंगे। तो आप डिपेंड है कि नहीं है। तो आप डिपेंड उन पर हैं, लेकिन आपके पिता क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी वो अपने जो डिसीज़न लेते हैं वो सेल्फ लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब गौर से देखो कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है क्लोज में। तो बेटा देखो इन दोनों में टू टेक सब्जेक्ट, यानी बेटा डिपेंडेंट क्लोज भी सब्जेक्ट लेगा और इंडिपेंडेंट क्लोज भी सब्जेक्ट लेगा, यानी सब्जेक्ट तो ये दोनों ही लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू टेक वर्ब। तो बेटा डिपेंडेंट क्लोज भी वर्ब लेगा, और इंडिपेंडेंट क्लोज भी वर्ब लेगा। लेकिन अब तीसरी बात मैंने लिखी है कि एक तो कंप्लीट सेंस देगा और एक इनकम्प्लीट सेंस देगा। तो बेटा जो डिपेंड करेगा, जो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसका सेंस इनकम्प्लीट होगा, यानी जो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसका सेंस इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट सेंस होगा। और जो इंडिपेंडेंट होगा वो देगा कंप्लीट सेंस। वो कैसा देगा, कंप्लीट सेंस देगा। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि डिपेंडेंट अपन पिता फादर के ऊपर डिपेंड है, तो अपना कोई सेंस नहीं है, तो अपना इनकम्प्लीट सेंस है। अपने जो फादर है वो इंडिपेंडेंट है, उनका कंप्लीट सेंस होता है। लेकिन सब्जेक्ट दोनों ही लेंगे, वर्ब दोनों ही लेंगे। बस डिफरेंस ये है कि फादर जो होंगे वो कंप्लीट सेंस देंगे, और जो हम हैं फादर के ऊपर डिपेंड हैं वो क्या देंगे, इनकम्प्लीट सेंस देंगे। इस सेंटेंस को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्लोज का, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने लिखा इफ़ यू कम्स कॉमा आई विल हेल्प यू। गौर से देखो, इफ़ यू कम्स आई विल हेल्प यू। इसका मीन्स क्या हो गया, तो बेटा देखो कोमा लगा दिया तो एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, यानी दो सेंटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्लोज बना रहे हैं। तो ये सेंटेंस तो क्या हो गया, इफ़ यू कम्स, यदि तुम आओगे,
तो आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब इसमें से हम ये पता करते हैं कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो बेटा इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि एक बार इसको छिपा लो, केवल उसको पढ़ो, और एक बार केवल इसको छिपा लो और उसको पढ़ो। पढ़ने से पता चल जाएगा कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने कहा इफ़ यू कम्स, यदि तुम आओगे, अपन ने कहा इफ़ यू कम्स, यदि तुम आओगे, तो यदि तुम आओगे, आपने किसी से कहा यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, ऐसे तुम बोलते रहो शाम तक, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ, उल्टा वो आपको चांटा और लगा देगा। लेकिन इसके बाद आपने ये सेंटेंस बोला कि इफ़ यू कम्स आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो बोलो कंप्लीट सेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब पूरे सेंटेंस को मिलाकर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बार केवल आप इसको छिपा लो और इसको बोलो, तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंस है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये कंप्लीट सेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इंडिपेंडेंट क्लोज हुई, इंडिपेंडेंट क्लोज हुई, ये तो इंडिपेंडेंट क्लोज हुई, और ये डिपेंडेंट क्लोज हुई, ये डिपेंडेंट क्लोज हुई। आर यू अंडरस्टैंड? मुझे पूरा विश्वास अब समझ में आ गया होगा क्लोज का। तो देखो क्लोज के दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। इन्हीं को हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। इन्हीं में सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगते हैं। यही नाउन क्लोज होती है, एडजेक्टिव क्लोज होती है, एडवर्ब क्लोज होती है। यही नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है। लेकिन हमें इतनी गहराई में अभी नहीं उतरना है, हमें केवल सरफेसली चीज़ें सीखनी है, बेसिक कंसेप्ट की। उसके बाद जब हम ये कंसेप्ट सीख जाएंगे तो हम आसानी से नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज को सीख जाएंगे। पहले क्या करना है कि हमें इनको बेसिकली ऊपर ऊपर से समझना है। नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज को हम तब समझेंगे जब हमें नाउन की नॉलेज होगी। एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव फ्रेज को हम तब समझेंगे जब हमें एडजेक्टिव की नॉलेज होगी। एडवर्ब क्लोज और एडवर्ब फ्रेज को हम तब समझेंगे जब हमें एडवर्ब की नॉलेज होगी। पहले हम उनकी नॉलेज लेंगे, बाद में हम इनको क्लियर करेंगे। तो हम बेसिकली समझा रहे हैं। तो एक बार मैं इसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ, 5 मिनट में। तो बेटा सेंटेंस की जर्नी स्टार्ट होती है लेटर से। जो अल्फ़ाबेट होते हैं जिसमें 26 लेटर होते हैं, उसमें 5 वोवल होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल मिलके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। ठीक है, वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है? फ्रेज बनता है। फ्रेज से क्या बनता है? क्लोज बनता है। और क्लोज से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तीनों की सिमिलरिटी देख लो कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब नहीं होगी और इनकम्प्लीट सेंस होगा, यानी सेंस तो देगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। क्लोज में क्या होगा बेटा? क्लोज सब्जेक्ट भी लेगा, वर्ब भी लेगा, लेकिन एक क्लोज का कंप्लीट सेंस होगा, एक क्लोज का इनकम्प्लीट सेंस होगा। ठीक है। सेंटेंस में क्या होगा? सेंटेंस सब्जेक्ट भी लेगा, वर्ब भी लेगा और सेंटेंस का कंप्लीट सेंस भी होगा। अब मैंने फ्रेज का आपको बता ही दिया, और फ्रेज से मिलकर फ्रेज के आगे कुछ वर्डिंग जोड़ने पर हमें सेंटेंस की प्राप्ति हो गई। अब मैं आपको क्लोज का वापस से बता रहा हूँ कि क्लोज डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट हम हैं किसके ऊपर? फादर के ऊपर, तो हमारा कोई अर्थ नहीं है। फादर इंडिपेंडेंट है, उनका अर्थ है। तो क्लोज जो होगा वो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज दोनों क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। दोनों क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लोज होगा वो इनकम्प्लीट सेंस देगा, और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा वो कंप्लीट सेंस देगा। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इफ़ यू कम्स, यदि तुम आओगे, तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसमें पता करते हैं कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। सीधी सी ट्रिक है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज को पता करने की। जहाँ पर कोमा है, एक तरफ वाले सेंटेंस को छुपा लो, एक तरफ वाले को बोल कर देखो, और दूसरी तरफ वाले सेंटेंस को छुपा लो, उस तरफ वाले को बोल के देखो। जो इनकम्प्लीट सेंस देगा वो तो डिपेंडेंट होगा, और जो कंप्लीट देगा वो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मैंने वो बोला केवल इफ़ यू कम्स, यदि तुम आओगे, इफ़ यू कम्स, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, तो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लोज है। और जब इसके साथ ये जुड़ा, यानी ये वाला जो क्लोज है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके साथ इसको जोड़ा कि आई विल हेल्प यू, तब जाकर इसका सेंस कंप्लीट हुआ। इसके साथ इसको जोड़ा गया, तब जाकर इसका सेंस कंप्लीट हुआ कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब केवल अकेला इस सेंटेंस को बोल के देख लो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। अब बेटा ये दोनों मिलकर ये एक पूरा सेंटेंस है। अगर सेंटेंस की बात करें तो ये पूरा एक सेंटेंस है।
तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, तो देखो सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा सब्जेक्ट। वर्ब भी होती है, तो इसमें भी वर्ब है और ये वर्ब है। और बोलो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये कंप्लीट सेंस है। आर यू अंडरस्टैंड? अब मैंने आज के इस लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ा है कि एक तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अब एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें। अगर आपको मैंने आपको जो बताया, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।